3 दिन पहले जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने एक फैसला दिया और उसके बाद मीडिया में चर्चा शुरू हो गई कि कोर्ट ने अविवाहित महिलाओं को एबॉर्शन कराने की स्वीकृति दे दी है। तो क्या एमटीपी एक्ट में अविवाहित महिलाएं एबॉर्शन नहीं करा सकती, ऐसा कुछ लिखा है? और अगर नहीं लिखा है तो ये मामला कोर्ट में क्यों पहुंचा, इस फैसले के क्या मायने हैं, आज के वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे। 1971 से पहले एबॉर्शन इलीगल था, ये कैसे लीगलाइज हुआ, इसकी हिस्ट्री के बारे में आज के वीडियो में बताएंगे। अभी केंद्र सरकार ने पिछले साल एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट 2021 पास किया है। इसमें एक क्लॉज में संशोधन किया गया है जिसके अनुसार डॉक्टरों को 1 साल की सजा हो सकती है। तो डॉक्टरों को इसके बारे में जानना चाहिए। मेडिकल स्टूडेंट्स जो पीजी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इस अमेंडमेंट एक्ट के बारे में जरूर जानना चाहिए, क्योंकि पीजी में एमटीपी एक्ट पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट 2021 है। अब इसके बाद उनके आंसर्स हैं वो पूरी तरीके से बदल जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रामप्रकाश अनंत और आप देख रहे हैं जन स्वास्थ्य। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यह एक साइंटिफिक चैनल है। मेडिकल साइंस और हेल्थ के बारे में साइंटिफिक और ऑथेंटिक जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दें और शेयर कर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। उन्नीस से पहले भारत में एबॉर्शन इलीगल था। इसे लीगलाइज करने की प्रक्रिया 1964 में शुरू हुई। 1964 में सरकार ने एक कमेटी बनाई, शांतिलाल शाह कमेटी। इस कमेटी को हेड कर रहे थे डॉक्टर शांतिलाल शाह। इस कमेटी की सिफारिशों पर ही सरकार ने 1971 में एक एक्ट बनाया, एमटीपी एक्ट 1971। ये एक छोटा सा एक्ट है जिसमें कुल 8 सेक्शन हैं। इसमें यह बताया गया है कि किन किन ग्राउंड्स पर महिला एबॉर्शन करा सकती है और कितनी लंबी प्रेगनेंसी का एबॉर्शन किया जा सकता है। तो इस एक्ट के सेक्शन 3 में बताया गया है कि अगर किसी महिला को प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखना, उसे जारी रखना, उसके स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है, उसे फिजिकली और मेंटली बहुत ज़्यादा अगर तकलीफ होती है, उससे उसकी जान को खतरा हो सकता है, तो उसका एबॉर्शन किया जा सकता है। दूसरी इसकी ग्राउंड है कि अगर उसके होने वाले बच्चे में कोई परेशानी है, वो हैंडीकैप्ड हो सकता है या वो सरवाइव करने में उसे दिक्कत हो सकती है, तो इस स्थिति में एबॉर्शन किया जा सकता है। एक ग्राउंड यह भी है कि अगर कोई महिला रेप के द्वारा प्रेग्नेंट होती है तो इस स्थिति में उसका एबॉर्शन किया जा सकता है। इस एक्ट के सेक्शन 3 में एक ग्राउंड ऐसी भी है जिसके आधार पर लगभग किसी भी महिला को एबॉर्शन कराने की छूट मिल जाती है। ये ग्राउंड है कि अगर वो कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करती है या उसका हस्बैंड कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करता है और वह फेल हो जाता है, तो इस स्थिति में वो एबॉर्शन करा सकती है। मान लीजिए कि किसी महिला के पति ने कंडोम यूज किया और वह फट गया, उसकी वजह से वह प्रेग्नेंट हुई है, तो वो एबॉर्शन करा सकती है। तो समय समय पर इस एक्ट में बदलाव किए गए। 1975 में ही इसमें संशोधन हुआ और इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया गया। इसको लागू करने में कुछ दिक्कतें थी, उन्हें इसमें सॉल्व किया गया। फिर 2003 में इसमें संशोधन हुए, उसमें मुख्यतः जो ओरल पिल्स होती हैं, एमटीपी पिल्स वगैरह हैं, माइप्रिस्टोन वगैरह दी जाती है, तो उनको लागू किया गया। इसके बाद जो उसका लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ है वो पिछले साल हुआ है, जिसको एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट 2021 बोला गया है। तो अब हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात करते हैं। एक 25 वर्षीय अविवाहित महिला प्रेग्नेंट थी और वो दिल्ली हाई कोर्ट गई एबॉर्शन की स्वीकृति के लिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने उसकी प्ली को डिक्लाइन कर दिया। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गई तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे अलाउ कर दिया। तो बेसिकली जो एमटीपी एक्ट 1971 था उसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि कोई अविवाहित महिला एबॉर्शन नहीं करा सकती। जैसा कि मैंने बताया कि इसके सेक्शन 3 में एक ग्राउंड है एबॉर्शन कराने की,
उसमें कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के फेल होने की बात कही गई है। तो उसमें यह दिया गया है कि कोई भी विवाहित महिला या उसका पति कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करता है और वह असफल हो जाता है तो वो एबॉर्शन करा सकती है। तो इसी आधार पर दिल्ली हाई कोर्ट ने महिला की प्ली को डिक्लाइन कर दिया। लेकिन पानी अब बहुत ज्यादा बह चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने ही लिव इन रिलेशन को वैलिड मान लिया गया है। जो लिव इन रिलेशन में बच्चे होते हैं उनको पूरा हक देने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। तो ऐसी स्थिति में किसी अविवाहित महिला को एबॉर्शन की छूट न देना गलती होता। तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है वो स्वागत योग्य है और अच्छा फैसला है, प्रोग्रेसिव फैसला है। अब हम बात करते हैं एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट 2021 की। तो इस अमेंडमेंट एक्ट में सरकार ने सेक्शन 3 में कुछ इसके सब सेक्शन है उनमें चेंज किया है और एक इसमें नया सब सेक्शन जोड़ा है। बेसिकली 1971 में जब एमटीपी एक्ट बना था तब से इसमें संशोधन हो रहे हैं। 1975 में इसमें संशोधन हुआ और इसको थोड़ा सा और सरलीकृत किया गया ताकि इसे ढंग से लागू हो सके। एक्चुअली कोर्ट में लगातार इस तरह के केस आ रहे हैं। 2008 में बॉम्बे हाई कोर्ट में एक केस आया था जिसमें एक महिला ने एबॉर्शन के लिए स्वीकृति चाहिए थी। उसके बच्चे को कंजेनिटल हार्ट डिजीज थी। कोर्ट ने स्वीकृति नहीं दी थी लेकिन उसका मिसकैरियज हो गया था, एबॉर्शन अपने आप ही हो गया था। 2015 में गुजरात हाई कोर्ट में एक मामला आया था जिसमें 14 साल की एक बच्ची रेप के द्वारा प्रेग्नेंट हो गई थी और उसकी एबॉर्शन की स्वीकृति चाहिए थी। गुजरात हाई कोर्ट ने इस प्ली को डिक्लाइन कर दिया। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने इसे विशेष केस मानते हुए स्वीकृति दे दी। तो 2001 का जो एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट है उसके सेक्शन 3 में जो बदलाव किए गए हैं वो ये हैं कि एमटीपी एक्ट 1971 में ये था कि 12 वीक की प्रेगनेंसी में कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो एबॉर्शन कर सकता था। अगर 12 वीक से ज्यादा है और 20 वीक से कम की प्रेगनेंसी है तो उसमें 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की ओपिनियन चाहिए होती थी। अब इसमें बदलाव यह किया गया है कि 20 वीक्स तक की प्रेगनेंसी को कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कर सकता है और 20 से 24 वीक की प्रेगनेंसी में 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की ओपिनियन की जरूरत होगी। एक नया सबसेक्शन जोड़ा गया है जिसके अनुसार स्पेशल केस में कोई भी प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन की सीमा नहीं होगी, यानी वो किसी भी स्टेज में किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि उसमें एक मेडिकल बोर्ड बैठेगा। इस एक्ट में मेडिकल बोर्ड को डिफाइन किया गया है कि उसमें एक गायनिकोलॉजिस्ट होगा, स्त्री रोग विशेषज्ञ, और एक पीडियाट्रिशियन होगा यानी बाल रोग विशेषज्ञ, और एक रेडियोलॉजिस्ट होगा। तो उस मेडिकल बोर्ड में 3 डॉक्टर्स होंगे। एमटीपी एक्ट 2021 में एक संशोधन यह हुआ है कि पहले जो एमटीपी एक्ट 2071 था उसमें यह था कि डॉक्टर को महिला की पहचान को छुपाना होता था। अगर वो उसकी पहचान को अनऑथराइज्ड पर्सन को बता देता है तो उस पर फाइन लग सकता था 1000 रुपए तक। अब इसमें संशोधन कर दिया गया है। अब अगर डॉक्टर महिला की पहचान बता देता है अनऑथराइज्ड पर्सन को तो उस पर 1 साल का जेल हो सकता है, फाइन लग सकता है, या दोनों लग सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और शेयर कर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं।